हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अबीर, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आई अपोलोजाइज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि कल जो ट्यूसडे वाले दिन जो कंपनीज़ हैं जिनकी फाइनेंशियल बोर्ड मीटिंग थी, उनके एनालिसिस मैं कल नहीं बना पाया, तो आज मैं मॉर्निंग में ये एनालिसिस बना के आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आज के डे एंड पे हम वेडनेसडे वाले दिन जो इम्पोर्टेंट कंपनीज़ हैं, जिनकी डिटेल मैंने अपने फेसबुक के पेज पे डाल डाल चुका हूँ, तो उनके इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर हम ट्यूसडे वाले दिन जो कंपनीज़ हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जिसमें ओजीडीसी का हमारा रिज़ल्ट था, मिलर ट्रैक्टर का हमारा रिज़ल्ट, उसके ऊपर हम नज़र डालेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर दिस कंटेंट विद द फेलो इन्वेस्टर जिनको इस कंटेंट के बारे में नहीं पता, उनके साथ भी शेयर करें ताकि आगे जाके क्या पता उनको बेसिकली ये कंटेंट इस सेंस में हेल्प कर सके कि वो अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजंस बेहतर से बेहतर बना सकें। कल के दिन अगर हम ट्यूसडे वाले दिन कंपनीज़ की जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, उन पे नज़र डालेंगे कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग हमारे पास थी। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें, इसको मैं डिस्कस बेसिकली कर चुका हूँ। नेशनल फूड का रिज़ल्ट है, उसको हम आज देख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास अमरीली स्टील के रिज़ल्ट्स हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर के रिज़ल्ट्स हमारे पास नज़र आ रहे हैं। ऑटोमोबाइल में मिलर ट्रैक्टर हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो हमारे पास जैसे पाक जन पावर की मैंने बात करी, पावर सेक्टर के हमारे पास रिज़ल्ट्स अवेलेबल हैं एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। तो सबसे पहले बात कर लें हम अपने सबसे पहले रिज़ल्ट की, तो दैट दैट इज़ ओजीडीसी, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का हमारा सबसे बड़ा स्टॉक है। मार्केट का ओवरऑल एक वन ऑफ द पायनियर स्टॉक है, पायनियर कंपनीज़ है हमारी, और उसका काम है कि रेगुलर बेसिस पे गैस की डिस्कवरीज़ करना और एक्स्ट्रा कैश जो है वो डिविडेंड की सूरत में देना। और डिविडेंड ओजीडीसी, पीपीएल, ये बड़े-बड़े जितने स्टॉक्स हैं, इनके डिविडेंड से अगर उस डिविडेंड को री-इन्वेस्ट किया जाता है, इनके सर्कुलर डेट व्हिच मीन्स कि एक इदारा एक सेक्टर दूसरे सेक्टर का कर्ज आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी चेंज है। सर्कुलर डेट किसी वक़्त मैं दोबारा उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। मैंने अपने ओरिजिनल चैनल पे भी वीडियो बनाई थी। अनफॉर्चुनेटली दैट चैनल इज़ नॉट अवेलेबल एनीमोर, वरना उसके ऊपर पूरा सर्कुलर डेट को मैंने डिस्कस किया था। मूविंग फॉरवर्ड बात कर लें तो हमारे पास ओजीडीसी ने ₹2.5 का जो है वो कैश डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि 25% बनता है। और इससे पहले ये ₹1.5 का 1.60 रुपीज़ का डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुके हैं। ये मिलेगा कब? इसकी एंटाइटलमेंट के लिए कब हमें बेसिकली जाना पड़ेगा? तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ में हमारे पास लिखा हुआ है कि जो शेयर होल्डर्स को ये एंटाइटलमेंट मिलेगी वो मार्च 11 को जो है ये शेयर होल्डर्स की बुक क्लोज़र का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होना शुरू होगा। और बुक क्लोज़र का प्रोसेस कब होगा? 12 मार्च से लेके 14 मार्च, व्हिच मीन्स कि अगर आपने इसकी एंटाइटलमेंट ली, तो 12 मार्च से पहले-पहले इसकी शेयर्स को लेके रखना होगा। के रिज़ल्ट्स पे अगर हम नज़र डालें, हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो 6 मंथ्स का रिज़ल्ट है, व्हिच मीन्स के 3 मंथ्स सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पे नज़र आता है, व्हिच मीन्स के जुलाई, अगस्त, सितंबर पहला मंथ था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये दिसंबर के मंथ हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग आती है। और अब जनवरी, फ़ेब, मार्च जो है वो थर्ड क्वार्टर ऑलरेडी चल रहा है, जिसका इंशाल्लाह मार्च या अप्रैल में जाके रिज़ल्ट आएगा। तो ओवरऑल बात कर लें, हमारे पास सेल्स ओजीडीसी की इंक्रीज़ हुई है। 6 मंथ्स की बात कर लें तो 6 महीने पिछले साल जो इनकी अर्निंग थी उससे ज़्यादा तेज़ इंक्रीज़ होते हुए हमें नज़र आ रही है। 1.15 मिलियन सेल्स है एंड ऑब्वियसली जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास निकल कर आता है, सारी रॉयल्टी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस निकालने के बाद, तो दैट इज़ 6.82 मिलियन की यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें, जो कि पिछले साल से ज़्यादा है। और ओवरऑल अगर हम बात करें फिर फाइनेंसेस टर्म और एक्सपेंडिचर्स की अगर हम बात कर लें, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, अगेन ओजीडीसी अपने वर्कर्स को उनके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करता है उनकी सैलरी के साथ। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जो कि अपने वर्कर्स का ख़्याल रखते हैं, तो ऑब्वियसली वो कंपनी भी फ्लरिश करती है। तो प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्सेशन की बात करें, तो दैट इज़ 7.21 बिलियन की यहाँ पे अगर हम बात करें, एंड जो हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आता है दैट इज़ 7.42 बिलियन, जो कि फिर हमारे पास ₹17 पर शेयर की जो है वो अर्निंग। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगर हम बात करें तो ₹17 27 पैसे पर शेयर इनकी अर्निंग है। और 6 महीने की अगर हम बात करें तो पिछले साल से ₹28 की अर्निंग है। तो ऑब्वियसली जो इसकी शेयर प्राइस है वो भी हमें ओजीडीसी के भी रिसेंट लेवल्स पे इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई। तो ओवरऑल एक अच्छा रिज़ल्ट है कंसिडरिंग के डिविडेंड भी इसने अनाउंस किया है। मूविंग फॉरवर्ड बात कर लें, मिलर ट्रैक्टर अगेन हमारे एक बहुत बड़ा इदारा है। और अभी अनफॉर्चुनेट जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, तो उसमें मिलर ट्रैक्टर का शेयर वन्स इट वाज़ वैल्यूड एट अराउंड 460 470 रुपीज़ पे ये मिला करता था। मेरे जो कम्युनिटी है, मेरे क्लाइंट्स हैं, जब मार्केट हमारी गिरी हुई थी, और उस टाइम मैंने अपने साथ और अपने क्लाइंट के साथ इसके अपने क्लाइंट्स को इसमें इन्वेस्टमेंट सजेशन दिया था व्हेन इट वाज़ वैल्यूड अराउंड 430 460। इट मेड अ जंप ऑफ अराउंड 520 25 530 का ऐसे हाई बनाया था, वहाँ पे हमने प्रॉफिट, देन इट केम बैक डाउन, करेक्शन ली, करेक्शन के बाद दोबारा इन्वेस्टमेंट सजेशन दी थी। और अभी भी मेरी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सजेशन मेरे क्लाइंट्स को पता है कि है लॉन्ग टर्म बेसिस पे फाइनेंशियल हालात और इंटरेस्ट रेट आगे जाके अगर कम होते हैं,
सेल्स इंक्रीज़ होती हैं, तो डेफ़िनिटली मिलर ट्रैक्टर की प्राइस यहाँ से ₹100 तक अचीव कर सकता है और अगर 52 वीक्स रेंज की बात करें, तो अभी भी हमारे पास 676 तक की इसकी रेंज अवेलेबल है। दैट बीइंग सेड, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल रिज़ल्ट इसको बैक कर रहे हैं और मैंने पहले भी बताया कि बोर्ड मीटिंग के बाद, बोर्ड मीटिंग के जो एंड एंड रिज़ल्ट होता है, उसके अंदर फाइनेंशियल रिज़ल्ट होता है। कोई भी मीटिंग होती है, उसका इम्पैक्ट उसके स्टॉक प्राइस पे आता है। ओवरऑल अगर हम बात कर लें, तो सेल्स हम देख सकते हैं कि 6 मंथ्स, जो कि सेकंड क्वार्टर है, और 3 मंथ्स यहाँ पे हम जैसे सेकंड क्वार्टर की यहाँ पे बात करें, 6 मंथ्स हमें 2 क्वार्टर मिला के रिज़ल्ट्स है। तो हम देख सकते हैं कि पिछले साल से इस साल की अगर हम सेल्स की बात करें, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हुई है। 2.39 बिलियन की यहाँ पे अगर हम बात करें, और 4.46 बिलियन की सेल्स हमें यहाँ पे रेवेन्यू बेसिकली जनरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड ग्रॉस प्रॉफिट भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है। बाकी सब टैक्सेशन अगर हम निकाल लें, फाइनेंस कॉस्ट ये अच्छा है कि पिछले साल से अगर हम देखें, तो थोड़ी बहुत 6 मंथ्स की अगर हम देखें, तो कम होती हुई नज़र आ रही है। क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर हम देखें, पिछले साल से फाइनेंस कॉस्ट कम है। तो जब कंपनी अपनी चीज़ों को हम कर्ज़ा लेके उस पे फाइनेंस करती है, तो वो अपनी ज़ाहिर-सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा कैश बचा पाती है और उसको यूटिलाइज़ कर पाती है। तो ओवरऑल अर्निंग्स की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात करें, तो वो हम देख सकते हैं 4.84 बिलियन का जो है वो यहाँ पे इनको प्रॉफिट नज़र आ रहा है। और क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, तो बहुत ज़्यादा मैसिव ग्रोथ है, ₹15 की अर्निंग हमें यहाँ पे नज़र आती है। तो अगेन मिलर ट्रैक्टर इज़ इन अ वेरी साउंड सिचुएशन, और आज जो है वो ₹1 ₹1 12 जो है, इट इज़ अप राइट नाउ। थोड़े से रेजिस्टेंस को लड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल हमारा अपना टर्मिनल, और ये अगेन एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। अभी जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थोड़ी-सी स्लो डाउन हुई हुई है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि पीआईबीटीएल की जो अर्निंग्स है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मैसिव इंक्रीज़ हमारे पास नहीं है। रेवेन्यू बहुत स्लाइटली सा इंक्रीज़ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारे पास इंक्रीज़्ड है। इसके अलावा टैक्सेशन की बात करें, तो आप देख सकते हैं टैक्सेशन जो है वो हमें पिछले साल रिफंड हुआ था, क्योंकि कुछ ज़ाहिर-सी गवर्नमेंट इदारा है, कुछ ना कोई रिबेट रिटर्न में मिल जाता है। इस साल टैक्सेशन इंक्रीज़ लगती हुई नज़र आ रही है, जो कि उसका प्रॉफिट बेसिकली उसने खा लिया, और उसकी वजह से लास्ट ईयर लॉसेस में थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा स्लो डाउन थी। इस साल जो है हम ₹0.59 की अर्निंग देख सकते हैं, व्हिच इज़ अ वेरी पॉजिटिव सिनेरियो। फूड सेक्टर की बात कर लें, तो फूड सेक्टर में हमारे पास 2 रिज़ल्ट्स हैं। यूनिटी फूड का आज अगर हम मोमेंटम देखें, तो ₹22 पैसे पे इसका लॉक हमें नज़र आता है, अपर लॉक इसका नज़र आता है। बट ओवरऑल अगर हम रिज़ल्ट की बात कर लें, तो रिज़ल्ट खासा अच्छा नहीं है। तो अगेन कुछ चीज़ें, कभी-कभी कुछ ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिज़ल्ट्स हमें नज़र आते हैं। अब वो क्यों होते हैं, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, जिनके अंदर मैं अमूमन इतना ट्रेड नहीं करता। जो लोग ट्रेड करते हैं, वो यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स को इसको देख लें कि यूनिटी का जो हमारे पास अर्निंग्स आई है, वो लॉसेस में आई है, व्हिच मीन्स कि इस साल सेकंड क्वार्टर का जो 3 मंथ्स का पीरियड का रिजल्ट है, व्हिच मीन्स 6 मंथ, दिसंबर में जो इसका मंथ क्लोज हुआ, तो हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो सेल्स बेसिकली करी है 6 महीने में और क्वार्टरली सेकंड क्वार्टर में, वो पिछले साल से कम है, वो हमारे पास डाउन नज़र आती हैं, जो कि अगेन इन्फ्लेशन इश्यूज़ की वजह से हम देख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें, तो लॉसेस ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, और अगेन यूनिटी लॉसेस अपने अगर रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट स्टॉक अगर पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, तो अगेन इट इट इंडिकेट्स कि ये जो है एक वोलेटाइल स्टॉक है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऐसे इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो किसी न किसी, हो सकता है ये इनसाइड न्यूज़ की वजह से इसको पॉजिटिव रख रहे हो, लेकिन रिजल्ट से जो है वो आज इसकी इतनी पॉजिटिविटी नहीं बनती। आई एम ग्लैड फॉर दोज़ पीपल, अगर किसी के पास ये रखा हुआ और उनका अपर लॉक पे अगर प्रॉफिट बन गया हो, तो वेल एंड गुड फॉर देम। मूविंग फॉरवर्ड एक और हम फूड सेक्टर की बात कर लें, तो हमारे पास एक बड़ा नाम आता है, जो है नेशनल फूड। हमारी बेगमात को, और ऑब्वियसली हमारी जो फीमेल्स हैं, वो हम लोग नेशनल फूड हो गए, शान शान मसाला हो गया, तो हम इनके खाने वगैरह रेगुलर बेसिस पे खाते रहते हैं। तो ओवरऑल एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो कि हमें पता है कि चाहे सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, बिकता है और सेल्स होती है। वो अलग बात है कि इन्फ्लेशन जब कम होगी, तो ऑब्वियसली सेल ज़्यादा होगी, और सेल ज़्यादा होने की वजह से जो प्रॉफिट होता है, वो भी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे एक गलती ये कर गए कि यहाँ पे 30% लिखा है, लेकिन ₹1.5 का कैश डिविडेंड अनाउंस है, जो कि 15% बेसिकली बनता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एंटाइटलमेंट की बात करें, तो ये भी मार्च में जाके जो है इसकी शेयर ट्रांसफर बुक जो है वो हमारे पास ओपन होगी, तकरीबन 11 से 13 मार्च। अब नेशनल फूड एक ऐसा स्टॉक है, जो कि डिविडेंड अपने देता है शेयर होल्डर्स को, और साल में 1 दफ़ा बोनस शेयर भी देता है, लेकिन अभी बोनस शेयर देने की कैपेसिटी नहीं, वो एक्स्ट्रा बर्डन होता है। डायरेक्ट हम अर्निंग्स की बात कर लें, तो हमारे पास बहुत स्लाइटली सा इंक्रीज़ है पिछले साल सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें, पिछले साल दिसंबर के रिज़ल्ट की बात करें और अभी की रिज़ल्ट की बात करें, तो बहुत स्लाइटली सा इंक्रीज़ हमें नज़र आता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से मसाले भी महँगे होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से सेल्स बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अगर हम कहें, तो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि टैक्सेशन भी इंक्रीज़ है, टैक्सेशन भी जो है वो अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट बेसिकली आ जाती है।
गोइंग फॉरवर्ड बात करें अमरीली स्टील और हमारे पास मुगल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो अगेन मामलात अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ मुल्क में नहीं है, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि अमरीली स्टील जो है वो हमें यहाँ पे लॉसेस दिखा रही है क्वार्टरली बेसिस पे और 6 मंथ बेसिस पे। एंड मुगल्स आयरन स्टील की बात करें अगेन एक बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं हमारे मुल्क की, इदारे की बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं। बट अगेन जो सेल्स हैं हम देख सकते हैं, जो अर्निंग्स हैं वो पिछले साल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, बहुत स्लाइटली इंक्रीज़ या तो क्वार्टर में नज़र आती है 6 कंपैरिज़न में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक की जैसे मैं बात करना चाहूँगा व्हिच इज़ नोन एज़ डॉल्मेन सिटी रीट। रीट बेसिकली क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। प्रोफाइल की बात कर लें इट बेसिकली हैज़ प्रोफाइल ऑफ बाइंग लैंड अगेन उस लैंड के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाना, प्रोजेक्ट बना के उसको सेल आउट करना, उसको रेंट आउट करना। तो इस तरीके से जो रेंटल इनकम है, तो उन लैंड से जो रेंटल इनकम आती है, प्रॉफिट आता है ना, वो अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हमें नज़र आते हैं और पे आउट्स वगैरह ये हम देख सकते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता अब अपने पे आउट्स वगैरह भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। 5% का मीन ₹0.5 पर शेयर। ओवरऑल अगर हम डीसीआर के रिज़ल्ट की बात कर लें, इस क्वार्टर में इन्होंने कोई भी कैश डिविडेंड इस इन्होंने हमें अनाउंस नहीं किया। इससे पहले ही ₹1 का कैश डिविडेंड ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम में मुल्क के हालात अच्छे होते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती है, तो डेफिनिटली गवर्नमेंट सिटी रीट की अगर हम यहाँ पे रिज़ल्ट की बात कर लें, तो हमें पॉज़िटिव अर्निंग्स नज़र आना शुरू हो रही हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा टीसीआर जो है वो अपने रेवेन्यू इंक्रीज़ करते हुए नज़र आए 2.41 बिलियन की यहाँ 2.41 मिलियन की अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट है और ₹2.33 का अर्निंग्स है इनकी। दिसंबर के 6 महीने की अगर हम बात करें तो ₹2.33 की अर्निंग है। सेकंड क्वार्टर की बात करें तो ₹1.82 की अर्निंग है जो कि अपने पिछले साल के सेम क्वार्टर से ज़्यादा है। सो बेसिकली जो इसका रिज़ल्ट है वो पॉज़िटिव हमारे पास रिज़ल्ट नज़र आता है और ओवरऑल अगर हम प्राइस की बात कर लें तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है तो अगेन आगे आने वाले टाइम फ्रेम में हो सकता है कि 14, 15, ₹16 अभी ये अवेलेबल हो। एक एक टाइम पे ये 8 से ₹9 का अवेलेबल होता था। सो दिस कंक्लूड्स द एनालिसिस ऑन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एज़ ऑन ट्यूसडे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने रेगुलर एनालिसिस के साथ। आई होप ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हों और आप सीख रहे हो कि किस तरह फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे नज़र डाल के आप अपने अगर आपकी प्रेफर्ड कंपनी है उसका रिजल्ट आ रहा है क्योंकि रिजल्ट सीज़न है, फ्लक्चुएशन होती है चेंजेज़ होती हैं तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी कंपनीज़ के रिजल्ट्स पे नज़र रखें, रिजल्ट आ जाए उसको इवैल्यूएट करें, इवैल्यूएट करने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, कम करनी है, वो अपना डिसीजन लें। चलिए इंशाल्लाह अपने रेगुलर वीडियोज़ के साथ अंटिल नेक्स्ट टाइम दिस इज़ मोहम्मद नबील साइनिंग ऑफ टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।